हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, आज का ये हमारा लेक्चर क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, जिसका ये आज हमारा कौन सा लेक्चर है? 6 लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 6। इससे पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट करा दिए, जिनमें हमने जितना भी इसका बेसिक पार्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सी है 1.1 के, जिसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारा ये जो सिलेबस चल रहा है, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, जो अब 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। देखिए बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के कैसे है समान, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो आर दे रखा है, ये आपको बताना है क्या? तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने बता दिया तुल्यता के लिए हमें 3 इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। कौन कौन सी? स्वतुल्य, संक्रामक और सममित। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बात करें आगे। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0। इसका मतलब क्या है? पी मूल बिंदु नहीं होना चाहिए, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये बाद वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले हम आर को क्या दिखाते हैं? तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए इसमें जो दे रखा है समुच्चय, समुच्चय दे रखा है किसी समतल में स्थित बिंदुओं। तो यहां पे आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको मानना है, माना समुच्चय ए, समुच्चय ए इज इक्वल टू समुच्चय ए। हम जो मानते हैं वो क्या मानना पड़ेगा हमें? समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। कहने का मतलब ए में क्या है? सभी बिंदु आने हैं जो आपके समतल में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब उसमें से आपको आर जो निकाला गया है उन बिंदुओं से बनना है जिनकी मूल बिंदुओं से दूरी क्या है? समान। तो यहां पे हम मानेंगे, माना ओ क्या है? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, क्योंकि अब आपको आर दे रखा है। आर किस टाइप का है? आर किस टाइप का लिख लीजिए एक बार। कितना है? पी कॉमा क्यू। ठीक है, सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए थ्योरी में दे रखा है तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं ओपी। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिंदु पी की ओ से, ओ क्या है यहां पे? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु की दूरी। और दूसरा बिंदु क्या है? क्यू, ओ क्यू। ये आपको क्या है? बराबर है। जब किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी निकाली जाएगी, यदि दोनों बिंदुओं की कैसी है? बराबर, तो उनका एक संबंध बनेगा और वो किस में बिलोंग करेगा बच्चों? आर में। ठीक है, अब यहां पे हमें प्रूफ करना है सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्वतुल्य में क्या करते हैं हम? एक पॉइंट लेते हैं समुच्चय से, माना P बिलोंग कर रहा है किसमें? ए में। तो ये जो P Q R जो भी बिंदु है हमारे किस में लाई कर रहे हैं? समुच्चय ए में। ठीक है, तो वहां से हमने एक बिंदु ले लिया P। तो हमको ये दिखाना है कि P का संबंध P से होगा और वो बिलोंग करेगा किसमें? R में।
अब ये बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों बिंदु हमारे कैसे हैं? सेम। तो बिंदु दोनों हमारे सेम है, कितनी भी दूर हो, जितनी डिस्टेंस ओ से इसकी है उतनी डिस्टेंस इसकी होगी, क्योंकि दोनों बिंदु बच्चों कैसे हैं? हमारे समान। बिलोंग करेंगे, क्योंकि रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओपी बराबर बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, या तो हिंदी में लिख दीजिए बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, या फिर ओपी, और दूसरा भी पॉइंट हमारा क्या है? ओपी। दोनों हमारे कैसे होंगे? सेम। कैसे होंगे? सेम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अतः आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आसान है। अब P की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। कोशिश किया करो कि जिस टाइप के बिंदु इसमें दे रखे, पहला P मानोगे, दूसरा क्या मानोगे? Q, तीसरा कोई और मान सकते हो, R, S, T, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आ गया? ये स्वतुल्य है। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी सममित संबंध, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, स्वतुल्य में हमें एक पॉइंट लेना, किससे? अपने समुच्चय से। सममित में कितने लेने? 2। संक्रामक में कितने लेने बच्चों? 3। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम यहीं से। माना P, Q बिलोंग कर रहे किसमें? A में। ठीक है, और यदि आपको इस टाइप से मिल जाए P और Q का संबंध, P और Q का संबंध किसमें? R में। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या थी, याद हो तो आपको, यदि A, B बिलोंग करेगा किसमें? R में, तो सममित के लिए आपको दिखाना है B, AB बच्चों बिलोंग करेगा किसमें? R में। यदि इस टाइप से उसका उल्टा मिल जाए R में, तो वो कंडीशन हमारी किसको सेटिस्फाई करती है? सममित को। तो यहाँ पे P, Q बिलोंग करेगा R में, अतः कंडीशन क्या है? तो इसकी पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी और इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बच्चों? बराबर। क्या होगी? क्या मतलब बराबर क्यों होगी? वो आप देखिए यहां पे, क्योंकि P और Q तब बिलोंग करेंगे R में जब P की भी मूल बिंदु से दूरी और Q की भी मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी? समान। तो जब हमारा P, Q बिलोंग करेगा R में, इसका मतलब क्या हुआ? OP बराबर OQ। क्या इस वैल्यू को इधर नहीं लिख सकते? OQ को इधर लिख दीजिए और OP को इधर लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पे। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इंप्लाइज, अब अगर Q इधर आ गया तो Q, P बिलोंग करेगा R में। तो हम क्या लेके चले थे? P, Q बिलोंग कर रहा है R में, तो हमने दिखा दिया Q, P भी बिलोंग करेगा बच्चों किसमें? R में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः R सममित संबंध होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड हमारा बचता है थर्ड हमारा क्या बचा? संक्रामक। क्या? संक्रामक। तो थर्ड नोट करते हैं हम, संक्रामक। थोड़ा सा नीचे लिखते, संक्रामक संबंध, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। अब संक्रामक, ये हमारी तीसरी कंडीशन है। इसमें हमें स्टार्ट कहां से करना है? ए से हमें 3 बिंदु लेने हैं। कितने बिंदु लेने हैं? 3। तो यहां पे माना
P कॉमा Q तथा तीसरा बिंदु आप R। अब R मत लेना क्योंकि R हमारा किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, संबंध को, तो R की जगह आप S ले सकते हो। P कॉमा Q तथा S बिलोंग कर रहा है किसमें, A से। किसमें बिलोंग कर रहा है, A में। तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए। अब उसके बाद में यदि हमको 2 एलिमेंट ऐसे बनाने हैं, यदि P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है किसमें, R में, तथा अब Q से स्टार्ट होना चाहिए, Q कॉमा S भी बिलोंग कर रहा है यदि R में, तो आपको दिखाना है P और S भी बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, R में। देखिए कितना आसान है। अब जब P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या हुआ, OP बराबर कितना, OQ, ये इससे बन गया। दूसरा Q कॉमा S भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, OQ बराबर कितना, OS। अब ये OP OS है क्या, यहां पे ये जो बिंदु P है उसकी मूल बिंदु से दूरी है Q, OQ क्या है, बिंदु Q की O से मूल बिंदु, Q की O जो मूल बिंदु है उससे दूरी है, ठीक है। और ये दूरी हमारी कैसी होंगी, बराबर, क्योंकि ये पॉइंट हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। सेम ऐसे ही इधर लिख दिया। अब यहां पे आप जब लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, अब 1 और 2 से क्या, OP OQ के बराबर है, OQ किसके बराबर है, OS। इसका मतलब क्या हुआ, OP बराबर कितना, OS भी होगा या नहीं होगा। देखिए ध्यान से बच्चों, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों समीकरणों से हमने देखा OP हमारा किसके बराबर है, OQ, और OQ किसके बराबर, OS। इसका मतलब OP बराबर क्या आ गया, OS। तो कहने का मतलब बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है उतनी ही बिंदु S की मूल बिंदु O से दूरी होगी। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ कि हमारा P कॉमा S भी बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, R में। और P और S बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो संबंध है, अतः R क्या होगा, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध होगा। तो हमने देखा जो हमारा R दिया हुआ था वो हमारा स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और क्या हो गया, संक्रामक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में आप लिखोगे क्योंकि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों संबंध है, ठीक है। जब ये तीनों संबंध है, अतः R क्या हो गया, तुल्यता संबंध होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन में उस आपसे जो पूछा गया वो आर के बारे में पूछा है कि वह तुल्यता संबंध है, तो उसे आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे और भी कुछ पूछा है। क्वेश्चन में देखिए, अब सेकंड पार्ट उसने पूछा है, यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है। क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू, मतलब जितने भी हमारे बिंदु इस टाइप के हैं जो मूल बिंदु नहीं है, 0,0 नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या दे रखा है, P दे रखा है। क्या दे रखा है, P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है बच्चों। अब इसके लिए देखिए मैं यहीं पे इसे रब करता हूं।
सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो P में जितने भी बिंदु हैं जो 0,0 नहीं है उनसे होकर जाने वाले वृत्त है उसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब यहां पे माना आपका जो ये जो समुच्चय P दे रखा है, ठीक है, इसमें जो भी आपके एलिमेंट आएंगे, जैसे P की बात करता है तो यहां पे P ना लेके मैं P1 ले लेता हूं, कितना P1, और वो नॉट इक्वल टू कितना 0,0। ठीक है, अब P1 क्या होंगे, समस्त बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान होगी। तो मतलब कहने का क्या हुआ, आपको समुच्चय P दे रखा है, ये एक क्या दे रखा है, समुच्चय, क्या दे रखा है, समुच्चय, ये रहा समुच्चय P। अब उसमें इस टाइप के एलिमेंट है, तो यहां पे P को मैंने क्या ले लिया, P1, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। और P1 का मान क्या होगा, 0,0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी बिंदु होना चाहिए। और इसमें जो भी आएंगे P1 के मान, उनमें जितने भी आपके मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, समान। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैं मान के चलता हूं अपने पास से, माना P इजिकल टू, समझने के लिए, P1 ऐसा बिंदु है जिसकी मूल बिंदु से दूरी, P2 के मूल बिंदु की दूरी P3, इसी टाइप से हमने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, सभी की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, बराबर, कैसी है, बराबर, तभी ये हमारे किस में बिलोंग करेंगे, P में। मतलब P में से हमने ऐसे पॉइंट लिए हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, बराबर। अब उसने क्वेश्चन में कहा है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, मूल बिंदु, क्या हो गया, ये मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है, 0,0। माना P1 कहीं पे भी है, माना यहां पे P1 है, ठीक है, अब इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, P2 से, किसकी, मूल बिंदु से। ठीक है, इसी तरीका से किसकी, P3 की भी, क्योंकि यदि कोई भी बिंदु हमारा दूर होगा वो हमारे इस P में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि P में वो ही बिलोंग करेगा जिन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, समान। तो P2 हो गया, फिर P3 आएगा, ठीक है, इसी प्रकार P4 आएगा, फिर कितना आएगा बच्चों, P5, और यहां पे P6 और P7। अब क्या कहना है कि भाई इनसे होकर जाने वाले, इनसे होकर जाने वाले, तो इनसे होकर जाने वाला क्या बनना है, सबसे पहली बात, जब वृत्त की डेफिनेशन क्या कहती है, वृत्त की डेफिनेशन यदि नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, वृत्त ये होता है किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से उसके समतल में स्थित सभी बिंदुओं के बीच की दूरी यदि बराबर है तो उन बिंदुओं से जाने वाले बिंदु पथ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या, लोकस, उनसे जाने वाले बिंदु पथ को जो बनता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वृत्त। तो यहां पे सभी की डिस्टेंस कैसी है, सभी की डिस्टेंस बच्चों कैसी है, समान। तो इसका मतलब बिंदु P से जाने वाले जो भी है वो क्या बनाएगा, वृत्त, और उसका जो केंद्र है जिससे डिस्टेंस बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र, क्या बोलते हैं, केंद्र। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है बच्चों, मूल बिंदु, क्या है, मूल बिंदु। तो यहां पे अब आप लिखोगे, अतः P नॉट इक्वल टू 0,0 से होकर जाने वाला बिंदु पथ, बिंदु पथ वाला, क्या लिखोगे यहां पे बच्चों, बिंदु पथ, बिंदु पथ एक क्या होता है, वृत्त
होता है जिसका केंद्र, अब आपके सामने है, जिसका केंद्र क्या है हमारा, क्या है, मूल बिंदु, जिसका केंद्र क्या है बच्चों, मूल बिंदु है। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, माना, यहां पे स्टार्ट करते हैं हम, माना क्या दे रखा है यहां पे, चूंकि ए बराबर समुच्चय ए, समुच्चय ए जो आपको दे रखा है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, कहने का मतलब जितने भी प्रकार के आपके त्रिभुज है वो किसमें, समुच्चय ए में। ठीक है, उसमें आपको आर दे रखा है तथा आर दे रखा है इनसे, आर क्या है, T1, T2, सच दैट T1 और T2 जो हमारे आते हैं आर में, उनका संबंध आपको दे रखा है, T1 और T2 एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, समरूप। तो यहां पे आपको दे रखा है T1 समरूप कितना, T2, ये समरूप का साइन होता है। ठीक है बच्चों, अब समरूप की कंडीशन क्या होती है, ये हम 9th और 10th में पढ़ते हैं बच्चों। समरूप, दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं, कब होते हैं, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं एक बार, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कितने के, पी क्यू आर। ठीक है, यदि, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी की भुजा और पी क्यू की भुजा का अनुपात ये बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन कितना, क्यू आर, इजिकल टू किसके, ए सी अपॉन कितना बच्चों, पी आर। तो ये कंडीशन जो होती है ये बच्चों किसकी होती है, समरूप की, किसकी, समरूप की। अब प्रैक्टिकली बात करें समरूप होते कैसे हैं, कोई भी दो आकृति, कोई भी दो आकृति, जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं त्रिभुज की, ये समबाहु त्रिभुज है और एक ये भी समबाहु त्रिभुज है, या फिर ये एक छोटा वृत्त है और एक ये बड़ा वृत्त है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है समरूप के लिए, कि हमें वो आकृति बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, छोटी बड़ी चल जाएंगी, लेकिन आकार में कैसी होनी चाहिए, समान, आकार में कैसी होनी चाहिए, समान। तो यहां पे हमारी ये दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप है। लेकिन बात करते हैं यदि क्वेश्चन में, तो हमारे में समरूप है, यदि आ जाए सर्वांगसम, क्या आ जाए बच्चों, सर्वांगसम। सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल आकार में भी सेम और उसकी जो मतलब देखने में भी सेम और आकार में भी बच्चों कैसा होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो उसमें जब ये त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज, यहां पे मैं लिख रहा हूं सर्वांगसम की भी, यदि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये इसका साइन होता है किसका, सर्वांगसम का, किसका, सर्वांगसम। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज कितने के, पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। तब हमें क्या दिखाना है, ए बी बराबर कितना, पी क्यू, उसके बाद में बी सी बराबर कितना, क्यू आर, और ए सी बराबर बच्चों कितना, पी आर। कहने का मतलब सर्वांगसम होने के लिए दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बिल्कुल संगत भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर। लेकिन सर्वांगसम में तो बराबर होनी चाहिए, समरूप में क्या होना चाहिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर, या भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान अनुपाती। तो देखिए बच्चों, इन जो कंडीशन लिखवाई है इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनकी अब हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं अपने पे। सबसे पहले हमें यह प्रूव करना है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में भी क्या दिखाना है, तुल्यता। क्या दिखाना है, तुल्यता। तो यहां पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, तुल्य स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब इसकी बात करें स्वतुल्य में, स्वतुल्य में मैंने अभी बताया था कि आपको एक एलिमेंट कहां से लेना है, समुच्चय से,
और उसी का, उस एलिमेंट का खुद से क्या बनाना है, संबंध। तो यहां पे मैं लेके चलता हूं, माना पहला पॉइंट कितना है, T1, माना T1 बिलोंग कर रहा है ए में, तब T1 का संबंध T2 से होगा। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, समरूप, क्योंकि यहां पर T1 और T2 है, लेकिन हमारे यहां पर T1 है तो T1 का संबंध किससे निकालना है, हमें T1 से ही निकालना है बच्चों। किससे निकालना है, T1 से ही। तो T1 का संबंध T1 से यदि है तो बिलोंग करेगा किसमें, R में। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अब यहां पे देखिए, अब T1 और T1 दोनों सेम है, तो हम देखेंगे कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप है या नहीं है। तो ये सभी जानते होंगे, त्रिभुज या किसी भी वस्तु की बात करते हैं हम, या कोई भी आकृति होती है, खुद के कैसी होती है, समरूप। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पे T1 और T1 बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा संबंध अतः हमारा जो R है क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि जो हमारा R दे रखा था वो स्वतुल्य निकल गया। अब यहां पे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, Q बिलोंग करेगा R में। उसकी वजह क्या है, तो वो यहां पे साइड में लिख दीजिए, क्योंकि T1 समरूप किसके होता है, T1 खुद के क्या होता है, समरूप। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, ये कंडीशन थी, आपने नोट डाउन कर ली होगी। उसके बाद में हमने बच्चों स्वतुल्य करा दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, सममित की। किसकी बात करते हैं, सममित की। सेकंड, सममित संबंध। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बार बार हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है आपको, इसमें दो एलिमेंट लेने हैं। कितने एलिमेंट लेने हैं, दो। माना T1 और T2 में दे रखा है, तो आप भी मान लीजिए, माना T1 कॉमा T2 बिलोंग कर रहा है A में, और यदि यहीं पे लिख दीजिए, और T1 का संबंध किससे है, T2 से, और वो बिलोंग कर रहा है R में। किसमें, R में। तो सममित के लिए आपको क्या दिखाना है, T2 कॉमा T1 का भी संबंध बच्चों किसमें बिलोंग करना चाहिए, R में। यदि ऐसा मिलता है तो हमारा संबंध क्या कहलाएगा, सममित। क्या कहलाएगा, सममित। बिल्कुल इजी है। तो यहां पे T1 और T2 क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारी, एक बार देख लीजिए, T1 और T2 R में तभी बिलोंग करेंगे जब T1 T2 के क्या होगा, समरूप। क्या होगा, समरूप। इसका मतलब क्या हुआ, यदि T1 T2 में बिलोंग कर रहा है, देयर इंप्लाइज T1 समरूप किसके, T2। या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हो, हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि T1 T2 के समरूप होगा। अरे T1 T2 के समरूप होगा बच्चों, तभी तो T1 और T2 बिलोंग करेंगे किसमें, R में। क्या अब हम इसे उल्टा नहीं लिख सकते, देयर इंप्लाइज T2 कॉमा T1 के क्या होगा, समरूप। ठीक है, अतः जब ये T2 भी T1 के समरूप है, इसका मतलब T2 कॉमा T1 भी बिलोंग करेगा किसमें, R में। तो हमने क्या देखा, हमने T1 और T2 A से उठाई, और T1 का संबंध यदि T2 से होगा और वो R में है, तो हमने दिखा दिया T2 का संबंध T1 से भी होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः R सममित संबंध होगा। ठीक है बच्चों, कितना आसान है। थर्ड हम बात करते हैं किसकी,
संक्रामक। थर्ड हम बात करते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव। संक्रामक में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। स्वतुल्य में 1 लेना है, किससे, समुच्चय से। सम्मित में कितने एलिमेंट लेने हैं, 2। संक्रामक में बच्चों कितने लेने हैं, 3। माना 3 एलिमेंट आप ले लीजिए यहां से। माना T1, T2, T3 बिलोंग कर रहे किस में से, ए में से। और यदि T1 का संबंध T2 से है तथा दूसरा एलिमेंट हमें कहां से स्टार्ट करना है, यदि मिलता है तो चेक करते हैं, मैंने पहले बताया आपको। T2 का संबंध किससे, T3 से, ठीक है, और वो बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या हुआ, तब हमको दिखाना है T1 और T3 का भी क्या एक संबंध है। यदि T1 का संबंध T3 से आपने दिखा दिया तो हमारा जो संबंध होगा वो बच्चों कैसा हो जाएगा, संक्रामक। अब चूंकि T1 का संबंध T2 से है और वो बिलोंग कर रहा है R में, देयर इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, T1 समरूप है किसके, T2 के। इसे फर्स्ट मान लीजिए। तथा क्योंकि दूसरा क्या है हमारा, T2 और T3 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। इसका मतलब क्या हुआ, T2 समरूप है T3 के। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं जब T1 के समरूप कितना है, T2, T1 के समरूप T2 और T2 के समरूप क्या है, T3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, T1 भी तो समरूप होगा T3 के। तो यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखना है, T1 समरूप किसके, T3, ठीक है। देयर इंप्लाइज T1 का संबंध जब समरूप हो गए तो T1 और T3 भी बिलोंग करेंगे बच्चों किसमें, R में। किसमें बिलोंग करेंगे, R में। तो हमारा रिलेशन कैसा निकला, संक्रामक। तो यहां पे अब लिख लीजिए, अच्छा यहां पे अब लिखिए, अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो R हमारा कैसा निकला, संक्रामक। उसके बाद में क्या लिखोगे, क्योंकि हमें तो यह R क्या दिखाना था, तुल्यता। तो हमारी तीनों कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाई। अब यहां पर लिखोगे, क्योंकि R स्वतुल्य कॉमा सम्मित तथा संक्रामक तीनों संबंध है, इसीलिए R एक तुल्यता संबंध होगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। तुल्यता की बात करें तो हमको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। उसके बाद में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज
T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? ठीक है, इनकी परस्पर आपको भुजा दे रखी है, आपको 3 त्रिभुज दे रखे, तीनों की आपको लेंथ दे रखी है, तो आपको यह बताना है कौन सा त्रिभुज किससे संबंधित है। अब संबंधित कब होगा? जब त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। तो हमको इन तीनों में यह देखना है कि कौन सा पेयर आपका समरूप निकलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बिल्कुल आसान है ये टॉपिक भी। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी मेहनत करोगे, जितना रिवीजन करोगे बच्चों, उतना ही ज्यादा ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब डरने वाले तो डरते ही हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको 3 त्रिभुज दे रखी है। पहला T1 दे रखा है, पहले मैं लिख लेता हूं। इनकी जो भुजाएं दे रखी हैं, इसकी जो भुजाएं हैं कितनी दे रखी हैं? 3, 4, 5। ठीक है, T2 आपको दे रखा है, इसकी भुजा भी आपको दे रखी है कितनी बच्चों? 5, 12 और 13। T3 फिर आपको दे रखा है, और ये तीनों ही त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तीनों त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज हो गए तो वो समरूप होंगे, नहीं। समरूप के लिए हमें दिखाना है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर। T3 आपको दे रखा है कितना? 6, 8 और 10। ठीक है बच्चों, अब समरूप, क्योंकि हमको बताना है कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित कब होंगे? आपको जो दिया हुआ जो आर है, एक बार उसको देखना है, उसके अनुसार आपको बताना है कि कौन संबंधित होंगे। तो आर में आपको दे रखा है जो त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप, वे एक दूसरे से क्या होंगे? संबंधित। ठीक है, तो यहां पे समरूप के लिए क्या निकालना है? हमें इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? भुजाओं का अनुपात। बात करते हैं हम सबसे पहले T1 एंड T2, इन दोनों को देखते हैं। तो देखिए पहली भुजा 3/5 है, दूसरी भुजा कितनी आएगी? 4/12, और तीसरी भुजा हमारी कितनी? 5/13। अब ये देखिए, ये बराबर होंगे तो बराबर छोड़ देंगे, अन्यथा नहीं है तो कट कर देंगे। 3/5 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 आएगा, तो ये बराबर हमारा नहीं है, और ये भी हमारा बराबर नहीं है। इसका मतलब T1 समरूप नहीं है किसके? T2। इसका मतलब T1 और T2 संबंधित नहीं है। उसके बाद में इसी प्रकार आपको देखना है T2 और T3 के बारे में। T2 एंड T3। ठीक है, T2 में देखिए 5/6, दूसरी भुजा हमारी आएगी 12/8, और तीसरी हमारी आएगी 13/10। तो यहां पे देखिए ये तो कटेंगे नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 3/2 और ये 5, ये नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अतः ये भी हमारे, क्योंकि T1 समरूप नहीं है किससे? T3 से, नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारे संबंधित नहीं है। बात करते हैं, T1 हो गया T2 के साथ, और T2 T3, अब क्या बच रहा? T1 और T3। तो यहां पे हम देखते हैं T1 एंड T3। अब इनकी भुजाओं का अनुपात हम देखते हैं। तो पहली भुजा इसकी कितनी है? 3, और इसकी कितनी है? 6। दूसरी के देखते हैं 4 अपॉन कितना? 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना? 10। तो यहां पे हम देखते हैं क्या, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो हमने देखा T1 और T3 जो त्रिभुज दे रखे उनकी भुजाओं का अनुपात, तीनों उनका कैसा आया? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? T1 समरूप किसके आ गया? क्या आ गया? अतः T1 समरूप किसके? T3। किसके? T3। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले देखा T1 और T2 का कोई संबंध नहीं बना,
T2 और T3 का संबंध नहीं बना, लेकिन हमने देखा T1 समरूप किसके आ गया, T3। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 और T3 एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन में यही पूछा, तीन त्रिभुजों में से आपको बताना है, T3 पर विचार कीजिए, मतलब तीनों त्रिभुजों पर विचार करना, T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे चूंकि T1 समरूप किसके आया, T3, अतः T1 और दूसरा क्या है, T3 परस्पर संबंधित है। आपको यही बताना था लास्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों। बाकी हमारे दो थे, T1 और T3 हमारे संबंधित हो गए, ना तो T1 और T2 संबंधित थे, ना T2 T3 आए, क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं था। समरूप होने के लिए ये चाहिए हमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर दे रखा है आपको। तो यहां पे आपको जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, ठीक है। तो यहां पे जो बच्चों आपको समुच्चय दे रखा है वो किसका दे रखा है, समस्त बहुभुजों में। आर आपको दे रखा है P1, P2 सच दैट जहां पर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो आपको आर में ऐसे बहुभुज लेने हैं जिनके भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसमें भी वही है कि सबसे पहले आपको दिखाना है तुल्यता संबंध। उसके बाद में इसने एक कंडीशन और दी है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। तो यहां पे ये आप सभी जानते हो, 3, 4 और 5 लंबाई वाले जो त्रिभुज है वो कैसे होते हैं, समकोण की भुजाओं से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। कहने का मतलब उस सवाल में उसने ये कहा है कि ये जो आपका त्रिभुज है जिसकी भुजा आपकी ये दे रखी है कि वो आपके ए में किन किन अवयवों का से संबंधित है, उनका आपको एक समुच्चय ज्ञात करना है। तो ये बाद में करना है, पहला आपको क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, सबसे पहले क्योंकि ए आपको दे रखा है, जो समुच्चय ए दे रखा है, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। तो देखिए बच्चों, बार बार हर क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि दो चीजों पर ध्यान देना, एक तो समुच्चय क्या दे रखा है आपको, और एक उसके सापेक्ष आपको जो संबंध दे रखा है उस पर ध्यान देना है। तो समुच्चय हमारा जो दे रखा है बच्चों वो क्या है कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय। अब बात आती है बहुभुज। ये जो बहुभुज होते हैं आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं। बहुभुज क्या होते हैं, जिन मतलब कोई भी आकृति है जिसमें 3 भुजा होती है या 3 से अधिक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। तो 2 भुजाओं वाली आकृति हमारी बहुभुज में नहीं आती, ठीक है बच्चों। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी त्रिभुज होती है, 4 भुजाओं से चतुर्भुज होती है, 5 भुजाओं से पंचभुज होती है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, इसमें त्रिभुज आएंगे, क्या आएंगे, त्रिभुज आएंगे, चतुर्भुज आएंगे, पंचभुज आएंगे, ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये ए में है और इनका संबंध उसी से बनना है जिनकी भुजाओं की संख्या कैसी है, बराबर। अब देखिए बच्चों, यहां पे ए दे रखा है और दूसरा भी हमारा क्या होता है, ए। अब ए हमारा क्या है, बहुभुजों, जितने भी आपके बहुभुज आप बना सकते हो। तो पहला हमारा क्या बनता है, सबसे पहले त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज। अब इसमें यह नहीं है एक एक ही है, हर तरीका के त्रिभुज है, हर प्रकार के आपके क्या नाम है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, हर प्रकार के हैं। तो देखिए
ये पंचभुज हो गया। अब मैं बनाता हूं षष्ठभुज। इसी प्रकार से 7 भुजाओं वाले, 8 भुजाओं वाले सारे बनेंगे, और इधर भी यही होंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, और यहां पे बच्चों क्या आ गया, ये षष्ठभुज। अब इनका जो संबंध बनना है, क्या बनना है, संबंध। तो एक बार अपना संबंध देख लीजिए, क्या कह रहा है कि उसमें P1 और P2 दो, P1 और P2 क्यों लिए गए, क्योंकि बहुभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलीगन। क्या बोलते हैं, पोलीगन। तो यहां पे P1 और P2 हो गया, और P1 और P2 कब आएंगे, जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या कैसी होगी, समान। तो यहां पे जो त्रिभुज संबंध बनाएगा, क्या चतुर्भुज से बना सकता है, सोचिए आप। क्या त्रिभुज हमारा पंचभुज से बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, इसमें 4 है, और इसमें कितनी है, 5। तो त्रिभुज किसी भी प्रकार का होगा तो उसका जो संबंध बनेगा त्रिभुज से ही बनेगा, क्योंकि उसमें भुजाओं की संख्या इसमें और इसमें कैसी होगी, बराबर। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो त्रिभुज है वो संबंध बनाएगा त्रिभुज से, चतुर्भुज चतुर्भुज से, पंचभुज पंचभुज से, षष्ठभुज षष्ठभुज से। उसके अलावा त्रिभुज किसी से भी नहीं बनाएगा त्रिभुज के अलावा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। आर आपका दे रखा है, ठीक है, लिखना चाहो इसे लिख सकते हो, बाकी क्वेश्चन में है ही। तो यहां पे आप स्टार्ट करोगे स्वतुल्य से, क्योंकि तुल्यता के लिए हमें 3 स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, 3 जो हमारे संबंध है, हमें वो चेक करना है कि आपका जो आर दे रखा है क्या तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। रिफ्लेक्सिव, देखिए बच्चों, अब इसमें जो आप स्वतुल्य में आपको बता रखा है बार बार, इसमें एक एलिमेंट किससे लेना है, हमें समुच्चय से। तो यहां पे माना हमने वो एलिमेंट मान लिया P1 बिलोंग कर रहा है किसमें, हमारे A में। किसमें, A में। देयर इंप्लाइज P1 और P1 का खुद का संबंध खुद से R में होगा या नहीं, खुद से सोचिए पहले। यदि आपने P1 कोई भी अवयव A से लिया गया है तो वो क्या होगा, बहुभुज। यदि आपने चतुर्भुज ले लिया तो ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, क्योंकि सेम ही है, तो उसका संबंध R में होगा ही होगा। ठीक है। यदि ये त्रिभुज है तब भी ये P1 और P1 भी क्या है हमारा, त्रिभुज, सेम ही तो इसका संबंध भी किसमें होगा, R में। तो यहां पे आप लिखोगे क्योंकि P1 में भुजाओं की संख्या बच्चों किसके बराबर होगी, क्योंकि दूसरा अवयव भी आपका क्या है, P1 ही है। भुजाओं की संख्या, तो दोनों साइड में भुजाओं की संख्या कैसी है, बराबर, इसलिए P1 और P1 का संबंध किसमें बनेगा, R में। अब P1 की जगह आप P2 भी ले सकते हो, P3 भी ले सकते हो, और जरूरी नहीं है। यहां पे P1 और P2 में दे रखे हैं, इसलिए हम P1 में ही लेते हैं, P1 और P2 में उसी फॉर्मेट में लेते हैं, वरना हम Q भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, सम्मित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें क्या बताया था आपको कि 2 एलिमेंट आपको किससे लेने हैं, ए से। तो यहां पे 2 एलिमेंट मैं लेता हूं, माना P1 और P2 बिलोंग कर रहे हैं ए में। तब अब ये तो हमारे ए से हो गए। अब यदि इन दोनों का संबंध आर में होगा, तब यदि P1 का संबंध P2 से है आर में, तो आपको यह दिखाना पड़ेगा इसमें कि P2 का संबंध भी किससे है, P1। कितना आसान सवाल है, देखना। अभी P1 कॉमा P2 बिलोंग कर रहे आर में, इसका मतलब क्या हुआ, P1 में भुजाओं की संख्या इजिकल टू P2 में
भुजाओं की संख्या। अब ये मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके आर में P1 और P2 इस टाइप का कोई भी अवयव आता है तो दोनों के भुजाओं की संख्या कैसी होगी, समान। तो हम इसी स्टेटमेंट को लेके यहां पे चले कि P1 में भुजाओं की संख्या किसके बराबर होगी, P2, यदि ये बिलोंग कर रहा होगा। तो हमें इसका क्या दिखाना है, रेसिप्रोकल, उल्टा और दिखाना है कि P2, P1 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो क्या इसे इधर लिख दीजिए, इसे इधर लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अतः P2 में भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू P1 में भुजाओं की संख्या। सेम लिखना है वही, बस P2 को इधर लिख देंगे, P1 को इधर। इसका मतलब क्या हुआ, P2 का भी संबंध बन गया किससे, P1 से, और वो बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, R में। इसका मतलब क्या हुआ, अतः जो आपका R दे रखा है कैसा आ गया, सम्मित संबंध होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या करना है, स्वतुल्य में हमें एक एलिमेंट लेना है, किससे, समुच्चय ए जो आपका गिवन होता है। दूसरे में हमें क्या लेना था, 2 एलिमेंट लेने थे। तीसरे में हमें कितने एलिमेंट लेने पड़ते, 3, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो यहां पे माना P1, P2, P3 बिलोंग कर रहे ए में। ठीक है बच्चों, 3 एलिमेंट लेने के बाद में फिर हमें देखना पड़ता है कि इसका इसके साथ संबंध यदि ए में है और इसका और इसके साथ संबंध ए में है, तो हमें फिर दिखाना पड़ता है कि P1 का संबंध P3 के साथ भी होना चाहिए। यदि इस टाइप से मिल जाता है तो हमारा संबंध कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, संक्रामक। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं यदि P1 और P2 बिलोंग कर रहे किस में, R में, तथा दूसरा क्या है, P2, P3 बिलोंग कर रहे R में। ठीक है, तो 2 लेके चलते हैं हम इन 2 अवयवों को अपने पास से। ठीक है, क्योंकि इनका यदि रिलेशन इनके साथ होगा तो हमको दिखाना है P1 और P3 का भी रिलेशन किस में होगा, R में। तो यहां पे एक बात बताइए, क्योंकि P1 और P2 बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या हुआ, P1 में भुजाओं की संख्या P2 के बराबर होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे ही रखा है कि R में वही एलिमेंट, वही अवयव आएंगे जब दोनों में भुजाओं की संख्या कैसी होगी, बराबर। यहां पे P1, P2, P3 क्या है, हमारे बहुभुज। क्या है बच्चों, बहुभुज। तथा क्योंकि एक और एलिमेंट है P2, P3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। इसका मतलब क्या हुआ, P2 या ऐसे लिख दीजिए, P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो आपके पास में 2 स्टेटमेंट आ गए। पहले वाले एलिमेंट से हमने क्या देखा, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या कैसी है बच्चों, बराबर। दूसरे स्टेटमेंट में हमने देखा कि P2 और P3 में भुजाओं की संख्या कैसी होगी, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 के भुजाओं की संख्याओं के बराबर है और P2 P3 का। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंप्लाइज P1 में भुजाओं की संख्या
इज इक्वल टू P2 में भुजाओं की संख्या। सॉरी, यहां पे कितना आएगा, क्योंकि P2 तो है ही, तो P1 P2 के बराबर है और P2 P3 के। इसका मतलब P1 किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, P3 किसके बराबर, P3 में भुजाओं की संख्या के बराबर। तो दो इनमें भी क्या देखा हमने की संख्या, तो P1 और P3 के में भी जो संख्याएं भुजाओं की वो भी कैसी आ गई हमारी, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंप्लाइज P1 कॉमा P3 भी बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, हमारे R में। किसमें बिलोंग करेगा, R में। तो संक्रामक की कंडीशन भी यही थी कि दो एलिमेंट आप R से लोगे, पहले वाले का और दूसरे वाले के सेकंड जो किरमित युग है उसके साथ में संबंध यदि आपको मिल जाता है तो हमारा संबंध कैसा कहलाता है, संक्रामक। तो आप देख लीजिए हमारा इस टाइप से हमें संबंध प्राप्त हो चुका है। अतः यहां पे आप लिखोगे अतः R संक्रामक संबंध है या होगा, दोनों चलेंगे। तो हमने यहां पे प्रूफ कर लिया कि R जो आपका गिवन है, ठीक है, वो क्या है, स्वतुल्य भी है बच्चों, सम्मित भी है, और क्या निकल के आया तीसरा, संक्रामक। यदि हमारा तीनों मिल जाता है तो हम क्या लिखते हैं, तो यहां पे आप लिखोगे लास्ट में, चूंकि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, तीनों प्रकार का संबंध है। अतः R क्या हो गया, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस संबंध होगा। हैंस प्रूव्ड। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में एक पार्ट यही था कि आपको जो R दे रखा है आपको प्रूव करना था कि वह आपका तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध आ गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा है, फिर उसके बाद में एक तो तुल्यता संबंध बताना था, वो हो गया। उसके बाद में कहा 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। अब यहां पे चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे बताते हैं, आपको क्वेश्चन सामने दिखता भी रहेगा बच्चों। तो यहां पे देखिए ए में ओनली ए, और यहां पे भी क्या ए। अब देखना यहां पे संबंध आर, तो यहां पे आपके त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज भी होंगे, पंचभुज भी होंगे, हर तरीका के, ये मैंने अभी बता दिया आपको। पंचभुज होंगे, क्या होंगे, षष्ठभुज भी होंगे। और यहां पे जो त्रिभुज है वो हर प्रकार के त्रिभुज है। किस प्रकार के, हर प्रकार के। और ये भी हमारे हर तरीका के जितने भी आप बना सकते हो, लेकिन हमको वो त्रिभुज के बारे में बताना है जो कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यदि आप बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, इस टाइप से, ये 90 डिग्री का एंगल। अब सबसे बड़ी भुजा क्या होती है इसकी, कर्ण। क्या होती है, कर्ण। तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4। इन्हें कोई सी भी ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, आधार और लंब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि इस प्रकार का जो भी आपका, इस हर प्रकार के त्रिभुज की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई के जो भी आपका समकोण त्रिभुज है उसका किन किन से संबंध बनेगा, उसका उन अवयवों का समुच्चय बनाना है आपको। तो यहां पे आप बताइए, इधर भी हमारे क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, इसमें समकोण त्रिभुज भी होंगे और समबाहु त्रिभुज भी होंगे, चतुर्भुज भी होंगे, पंचभुज भी होंगे, षष्ठभुज भी होंगे, और ये खत्म नहीं है, इस तरीका से ही चलते रहेंगे। तो अब आप बताइए, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इसका संबंध किससे बनना है, सोचिए जरा। क्योंकि हमारा संबंध की कंडीशन क्या है कि भुजाओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। अरे ये जब इसका बनाओगे तो ये समकोण त्रिभुज से तो बनेगा ही बनेगा।
और उसके बाद में जितने भी आपके त्रिभुज है सबसे इसका क्या बनेगा, संबंध। क्योंकि इधर भी भुजा, क्योंकि हमें तो संबंध तब बनाना है जब भुजाओं की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। तो कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो या कैसा भी हो, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होती है बच्चों, 3 ही होती है। तो यहां पे ये हर प्रकार के जितने भी आपके त्रिभुज है, जितने भी आपके त्रिभुज है, सभी से इसका संबंध बनेगा। अब बात करते हैं लिखोगे कैसे। तो यहां पे आप लिखोगे अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी कितनी दे रखी है, 3, 4 और 5। ठीक है, इसकी बात कर रहा है किस किस से, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों से उसका क्या बनेगा, संबंध। तो यहां पे आप इतना लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, अतः समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा इतनी इतनी है, जिसका संबंध समुच्चय में दिए हुए कितने, समस्त या सभी लिख सकते हो, सभी त्रिभुजों से होगा। अब वो मैंने आपको आरेख से भी बता दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज है तो वो किसी एक से ही संबंध बनेगा, नहीं। हमें तो बस ये देखना है कि इसके जैसे जैसे इसमें भुजाओं की संख्या 3 है और इधर की जितनी भी आकृति है उसमें भी भुजाओं की संख्या बच्चों कितनी होनी चाहिए, 3। तो 3 क्या है, 3 ये थोड़ी है 3 है, ये तो मैंने लिख दिया डॉट डॉट करके जन कितने सारे हमारे त्रिभुज होंगे, तो इसलिए यहां पे लिख दिया सभी त्रिभुजों से होगा, ठीक है, उसका संबंध। तो इसमें यही पूछा था, ठीक है बच्चों, एक बार देख लीजिए और अच्छे से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करे करो, क्वेश्चन में देखे करो क्या पूछ रहा है वो। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो आधा सॉल्यूशन तो वहीं पे हो जाता है। रटने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को करिए, ठीक है। और उसके बाद में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी डाउट हो वो आप कंटिन्यू किसमें, कमेंट बॉक्स में करते रहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड करिए आप भी। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R आपको दे रखा है संबंध। यहां पे आपका जो समुच्चय दे रखा है इस पे ध्यान देख रो बच्चों, इस पे ध्यान देख रो कंटिन्यू। आपको जो समुच्चय दे रखा है वो क्या दे रखा है, L, और L में क्या दे रखा है, समस्त रेखाएं। जितनी भी आप एक्स वाई तल में रेखा खींच सकते हो वो आपकी किस में दे रखी है, समुच्चय L में, ठीक है। और वहां पे L से एक संबंध R दिया जिसमें L1, L2, L1 L2 के क्या है, समांतर। कहने का मतलब R में वो ही आपकी रेखा आएंगी जो एक दूसरे के कैसी होंगी, समांतर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। और उसके बाद में फिर इसमें भी यही देखना है कि रेखा y बराबर कितना, y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। ये बाद में करेंगे, पहले हम क्या निकालते हैं, तुल्यता संबंध। तो देखिए बच्चों, तो यहां पे सॉल्यूशन में क्योंकि समुच्चय जो आपको दे रखा है, पहले लिख लिया करो, समुच्चय क्या दे रखा है, L। क्या दे रखा है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो समुच्चय क्या है कि आप एक्स वाई तल में जितनी भी आप रेखा खींच सकते हो उनका एक समुच्चय है, उसको किससे प्रदर्शित किया गया, L से, ठीक है। उसके बाद में R आपको दे रखा है, लिखना चाहो लिख लीजिए, क्या दे रखा है, L1, L2, L1, L2, जहां पर L1 और L2 कैसी हैं, समांतर, या L1 समांतर किसके, L2,
बात एक ही है। जहां L1 ये समांतर का साइन है, थ्योरी ना लिख के सिंबल से बना दीजिए। L1 समांतर किसके, L2, ये आपको R दे रखा है। अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में बच्चों हमें क्या करना है, एक एलिमेंट कहां से लेना है, L से। तो यहां पे लिखोगे माना प्रत्येक L1 बिलोंग कर रहा है किसमें, L में। किसमें, L में। तो यहां पे हमने एक एलिमेंट उठा लिया किससे, L से। तो L1 बिलोंग कर रहा है L। देयर इंप्लाइज L1 का संबंध L1 से होगा R में। तो वो R आपका क्या कहलाएगा, स्वतुल्य। अब आप बताइए खुद खुद के क्या होता है, समांतर होता है या नहीं होता। जैसे कोई XY तल है आपका, उसमें कोई रेखा ये डाल दी, दूसरी रेखा सहमित हो तो वो भी यहीं से जाएगी। तो समांतर की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी रेखा होती है, कोई भी हमारी दो रेखा होती है, इनके हर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, समान। कैसी होनी चाहिए, समान। तो वो रेखाएं हमारी बच्चों क्या कहलाती है, समांतर। तो यहां पे डिस्टेंस जब इसी के ऊपर जाएगी तो हर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, नहीं होगी। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा हमें दोनों में पेयर जिसमें डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि सभी जगह, क्योंकि वही रेखा उसी के ऊपर से जाएगी। इसको हम संपाती रेखा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संपाती। लेकिन हम संपाती नहीं, हमें किसका कॉन्सेप्ट समझना है, समांतर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 और L1 कॉमा L1 बिलोंग करेंगे R में, क्योंकि L1 समांतर किसके, सॉरी, L1 समांतर किसके, L1 के। खुद खुद के कोई भी लाइन समांतर होती ही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर किसी लाइन का खुद से क्या बनेगा, एक संबंध बनेगा ही बनेगा। अतः यह हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, स्वतुल्य। क्या हो गया बच्चों, स्वतुल्य। अतः R स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए अब आप देख रहे हो कंटिन्यू, हर सवाल का फॉर्मेट एक जैसा ही है। बस क्या करना है, समुच्चय और आपका जो संबंध दिया रहेगा उस पर ध्यान देना है। बाकी फॉर्मेट करने का तरीका सब एक जैसा ही है। और आपको बता दूं, पहला जो आपका चैप्टर है उसमें 2 ही एक्सरसाइज आती है, 1.1 और 1.2, जो कि आपके मैथमेटिक्स के 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का काम आता है 2 एक्सरसाइजों से ही। ठीक है, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। सेकंड हम बात करते हैं किसके, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें 2 एलिमेंट लेने, किससे, आपका जो समुच्चय दिया रहेगा। अब 2 एलिमेंट माना L1 और L2 बिलोंग कर रहे किससे, L से। तब यदि L1 कॉमा L2 का संबंध यदि किसमें होगा, R में, तो हमको इसका उल्टा भी संबंध किसमें दिखाना है, R में। अब चूंकि यदि हमने L1 और L2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, R में, देयर इंप्लाइज L1 समांतर किसके होगा, L2। L1 समांतर L2। जब L1 L2 समांतर किसके, L2 के, किसके, L2 के, तो यहां पे आप क्या करोगे, समझना, ये आपकी L1 होगी और ये बच्चों क्या होगी, L2। क्या होगी, L2। ये दोनों लाइन हमारी क्या है, समांतर। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पहली बात तो ये L1 समांतर किसके, L2, और उल्टा भी तो बोल सकते हो
L2 समांतर किसके, L1, तो L2 भी तो समांतर किसके, L1 के, तो देयर इंप्लाइज यहां पे आप लिखोगे L2 भी समांतर किसके होगी, L1, अतः L2 कॉमा L1 इसका जो संबंध होगा R में होगा ही होगा। क्या होगा, R में इसका संबंध होगा ही होगा। अतः आप लिखोगे, क्योंकि हम L1 और L2 का संबंध R में लेंगे, हमने उल्टा भी दिखा दिया, L2 का संबंध भी किससे होगा, L1 से। अतः R सम्मित संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो R हमारा क्या हो गया, सम्मित। थर्ड हमारा क्या रह गया, संक्रामक, उसे भी अभी प्रूफ करते हैं। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें 3 एलिमेंट किससे लेने, L से। L से कितने लेने, 3 एलिमेंट। यहां पे हमारा समुच्चय जो दे रखा है वो L है, तो यहां पे आप लिखोगे, जिस फॉर्मेट में आपको अवयव दे रखे उसी फॉर्मेट में माने करो, माना L1, L2, L3 बिलोंग कर रहे किसमें बच्चों, L में। किसमें, L में। 3 एलिमेंट ले लिए। यदि इन 3 एलिमेंटों का संबंध ऐसा होगा L1 का L2 के साथ में, L2 का L3 के साथ में, तो आपको प्रूफ करना है कि L1 का संबंध भी किससे है, L3 से। तो देखिए, यदि L1, L2 बिलोंग कर रहे हैं R में, तब क्या निकलेगा यहां से, L1 समांतर L2, L1 समांतर किसके, L2। तो इसे आप फर्स्ट मान लीजिए, और यदि दूसरा क्या है हमारा, L2, L3 बिलोंग कर रहा है R में, तब यहां से संबंध हमारा निकलेगा कि L2 समांतर किसके होगा, L3 के। ये हमारा कौन सा संबंध हो गया, सेकंड। 2 अवयवों से हमने 2 संबंध निकाल लिए, L1 समांतर L2 और L2 समांतर किसके आ गया, L3। तो यहां पे जो आपके 2 संबंध है, फर्स्ट और सेकंड, संबंध फर्स्ट एंड सेकंड सही, या समीकरण भी लिख सकते हो यहां से, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 भी समांतर हो गया बच्चों किसके, L3 के। L1 भी समांतर किसके हो गया, L3। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 का भी संबंध किससे बन गया, L3 से, और वो भी बिलोंग करेगा R में। तो हमारी संक्रामक की कंडीशन भी यही थी, 3 एलिमेंट लेने थे, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तो आपको प्रूव करना था पहले और तीसरे का भी संबंध R में होगा, यदि इस टाइप के एलिमेंट होंगे तो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, अतः R संक्रामक संबंध होगा। तो हमने देखा जो आपका R दे रखा है वो आपका स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, और थर्ड हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, संक्रामक। तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में आप लिखोगे, चूंकि R जो आपको दिया हुआ है स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों प्रकार का संबंध है। जो आपका R दे रखा है वो संबंध तो है ही, लेकिन वो उसमें स्पेशल टाइप्स का भी है, वो स्वतुल्य भी निकला, सम्मित भी निकला, और कैसा निकला, संक्रामक का संबंध है। अतः
यदि तीनों निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अतः आर एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चों, यदि इसी क्वेश्चन में आपको L1 और L2 समांतर ना दे के बच्चों क्या दे देता? लंब, जो कि आपका एग्जाम्पल है, उसे करने की कोशिश करना, नहीं होता तो मैं बताऊंगा। यदि आपको इसी क्वेश्चन में आपको R दे देता कि R इस टाइप का है, L1 और L2 सच दैट L1 लंब है किस पर? L2, तब आपको बताना है तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो अब खुद बताइए, पहले में स्वतुल्य में L1 और L1 का संबंध दिखाना था आपको R में। क्या खुद कोई रेखा खुद के क्या होती है? लंब होती है? नहीं होती। क्या नहीं होती। और सेकंड कंडीशन हमारी L1 और L2 ये इसके लंब है तो ये इसके लंब, दूसरी पास हो जाएगी, लेकिन थर्ड भी फेल हो जाएगी। एक रेखा ये होगी, दूसरी इस पर लंब है, तीसरी इस पर लंब आएगी, तो ये दोनों हमारी क्या लंब होंगी? नहीं होंगी। कैसी निकलेंगी? समांतर। तो इसमें क्या हो गया? लंब वाले केस में ना स्वतुल्य आएगा ना संक्रामक। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको समांतर की जगह क्या दिया रहेगा? लंब, तो उसमें आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन कराया था हमने अभी? 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक बार, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर आपको दे रखा है। देखिए ये बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, आपसे पहले जो क्वेश्चन जो 11 से स्टार्ट थे या शायद 10 से थे, तो उनमें क्या था? थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था, थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ती थी। यहां पे आपको सब कुछ दिया रहेगा। समुच्चय आपको दे रखा है, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? ए दे रखा है। ए आपको दे रखा है बच्चों कितना? 1 2 3 और 4, और आर आपको संबंध आपके सामने दे रखा है। तो आपको बताना द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना स्वतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। कहने का मतलब इन तीनों की बात कर रहा है वो। तो आप सबसे पहले इसे चेक कर लीजिए, ये जो आर दे रखा है ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक में से कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो यहां पे देखिए 1,1 स्वतुल्य के लिए चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले स्वतुल्य में क्या होना चाहिए? इसके जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का खुद से संबंध किसमें होना चाहिए? आर में। तो यहां पे 1 है तो 1,1 है 2,2 2,2 वो भी है, 3,3 वो भी है बच्चों। लास्ट कितना बचा? 4,4 वो भी है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी ए में एलिमेंट है, सभी एलिमेंटों का खुद से संबंध मिल चुका है हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर जो है, मैं इधर लिख रहा हूं, आर हमारा कैसा निकल गया? स्वतुल्य। कैसा है? स्वतुल्य है। उसके बाद में हम चेक करेंगे कौन सा चेक करेंगे? सम्मित। क्या चेक करेंगे? सम्मित। सम्मित के लिए भी आपको बताया था, सम्मित में क्या चेक करना है हमें? जो भी हमें, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, इनका काम इतना ही था कि जितने ये एलिमेंट है क्या उन्हीं से संबंध बनना है कि नहीं बनना। ठीक है, तो स्वतुल्य में इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी सम्मित में यदि आर पूरा दे रखा है तो हमें इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। उसमें क्या करना है? तो याद करिए, जब स्टार्टिंग की वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि जो आपके स्वयं जो एलिमेंट होते हैं, मतलब एक एलिमेंट का खुद से जो संबंध वाले जो अवयव होते हैं, उनको हम सम्मित और संक्रामक में चेक नहीं करते। क्योंकि यदि हम इन्हें चेक करेंगे, दो का संबंध दो से, तो उल्टा भी लिखोगे तब भी वही बनेगा। ठीक है, तो हमें ना तो ये चेक करना, ना ये चेक करना, ना ये चेक करना, उसके बाद में ना ये चेक करना। 4 एलिमेंट गए हमारे, कितने एलिमेंट बच रहे? 1 2 और 3। तो हमको ये 3 एलिमेंट देखने हैं सम्मित में कि ये इनका उल्टा हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो हमें देखना है 2,1 भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए बच्चों 2, इसका उल्टा हमारा कहीं भी आर में नहीं है, कहीं भी आर में नहीं है। तो नेक्स्ट हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंटों का उल्टा हमें चाहिए ही चाहिए। और बात करते हैं हम 1,3, तो 3,1 भी नहीं है, तो हम एक ही चेक करेंगे। इसका मतलब ये तो हो गया सेकंड सम्मित। सम्मित हमारा नहीं मिला। बात करते हैं संक्रामक,
किसकी बात करते हैं? संक्रामक। तो संक्रामक में हमें वो किस टाइप के एलिमेंट चाहिए? पहली वीडियो में वो वहां पे भी बताया था कि जैसे 1,2 आपने लिया तो आपको 2 से स्टार्ट होने वाला कोई मिलना चाहिए। पहली बात तो 1,2 है, 2,2 से स्टार्ट होने वाला, जहां पे पहला खत्म होता है वहां से स्टार्ट होने वाला कोई अवयव मिलेगा तो चेक करेंगे, अन्यथा ये पास हो जाएगा। संक्रामक के लिए ये एलिमेंट पास होगा। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, आपको दिख रहा है। इसका निकालोगे, 2 से 2 गया तो 1,2 वही आता है। इसलिए मैंने आपको बता रखा है कि जो सेम वाले एलिमेंट है, जो मैंने क्रॉस लगा रखा है, उनको आप ना तो सम्मित में चेक करोगे ना संक्रामक में। तो 1,2 के इन्हें काटने के बाद में 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये पास हो रहा है। उसके बाद में ये सेम वाले 1,3, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं चूंकि 1,3 बिलोंग कर रहा है बच्चों किसमें? आर में, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक और मिल गया हमें। तथा अगला क्या है? 3,2, 3,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो संक्रामक की कंडीशन क्या कहती है कि ये जो हमारे पहले का लास्ट वाला कृमित युग्म और दूसरे वाले का पहला वाला ये सेम होना चाहिए, और सेम होने के बाद में ये कट जाता है, तो हमारा 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। किसमें बिलोंग करना चाहिए? आर में। तो 1,2 है या नहीं है? है गया। तो इसका मतलब 3 वाला ही मिला, 4 वाला हमारा है ही नहीं। तो एक ही एलिमेंट इस टाइप का मिला जो संक्रामक में हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में हमें जो उससे तीसरा एलिमेंट मिलेगा वो हमारा किस में आ गया? आर में। तो इसका मतलब क्या हुआ? संक्रामक। संक्रामक ये हमारा पास हो गया। तो हमने देखा आर जो है हमारा स्वतुल्य निकला, संक्रामक, बट सम्मित नहीं है। तो यहां पे जिस इन कंडीशनों को देख के जो भी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें सही उत्तर चुनना है यहां से, तो आप देखिए आर स्वतुल्य तथा सम्मित, सम्मित है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये पास हो गया। और को भी देखते हैं, आर सम्मित तथा संक्रामक है, सम्मित है ही नहीं। आर एक तुल्यता, तुल्यता तो होगा ही नहीं। तुल्यता के लिए हमें तीनों कैसे होने चाहिए? पास होने चाहिए हमारी तीनों कंडीशन, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहां पे देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई। तो यहां पे जो सेट दे रखा है वो एन दे रखा है। एन क्या है यहां पे? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ये नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने आपको बताया था। एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा कि जो हमने नहीं पढ़ाया, सारा कुछ आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहां पे एन नेचुरल नंबर हो गया, जिसमें आर आपको दे रखा है a, b सच दैट a इज इक्वल टू। तो यहां पे देखिए कंडीशन लिखिए, a बराबर कितना दे रखा है? b-2, और कंडीशन दे रखी है b ग्रेटर देन कितना? 6। चूज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर, सबसे पहली कंडीशन दे रखी है b का मान हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान लिखिए सबसे पहले, 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है 6 से बड़ा। अब देखिए यदि 6 या 6 से कम बी का मान है, वो ऑप्शन तो यहीं पे चला जाएगा। तो बी का मान बाद वाला है 7, ये पास है, 8 पास है, 8 पास है, यहां पे कितना 4, ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन गया। उसके बाद में हमें देखना है कि बी का मान कितना दे रखा है? 8। तो यहां पे बी का मान 8 रखिए। कितना? बी का मान यदि 8 होगा दे रखा है हमें, देखिए यहां पे सही गलत के हमें पता क्या लगाने, क्योंकि बी के मान तो इनफाइनाइट हो सकते हैं 6 से बड़े, लेकिन हमें बी के मान वही लेने जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, हमको ये देखना है। तो बी का मान कितना है? 8। जब 8 रखोगे इस कंडीशन में ए का मान आएगा, बी का मान 8 - 2 कितना आ गया? ए का मान 6। तो आपका जो एलिमेंट है 6,8 बनेगा। क्या 6,8 है? क्योंकि 8 वाला 8 के सापेक्ष एक तो दे रखा है, ए का मान कितना? 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। कितना आया हमारा निकल के? 6। तो 6 वाला ये ऑप्शन सही आ गया। इसे और चेक कर लीजिए। अब अगर बी का मान कितना रखना है हमें? बी का मान 7 रखना है, तो उस कंडीशन में ए का मान आएगा कितना? 7 - 2, तो ए का मान कितना आएगा? 5। तो कृमित युग्म जो बनेगा a, b बनता है 5,7। क्या है? नहीं है, क्योंकि हमें जब 7 बी का मान लेना है तो ए का मान कितना आना चाहिए? 5। वहां पे कितना दे रखा है? 8। तो आपका ये ऑप्शन भी गया। ठीक है बच्चों, तो हमने
देखिए ये जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है लिखने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप 11th से स्टार्ट करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक तुल्यता संबंध या जो भी है, इसमें क्या है, थ्योरी ज्यादा लिखी जाती है। और आज हमारी 1.1 एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में आपका जो काम रहेगा, आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा, अब आप जितने भी इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने के बाद में जितना भी आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 में जितना मैंने पढ़ाया उसे एक बार रिवाइज करिए। फिर भी कोई डाउट निकल के आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है बच्चों, और इसी तरीका से कंटिन्यू। और अभी देखिए बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से बुक्स कलेक्ट करते हैं, उस बुक से क्वेश्चन लगाए, उससे नहीं, आपको ओनली अभी एनसीईआरटी बुक करनी है। पहले अच्छे से एनसीईआरटी बुक करना है, उसके बाद में जितने भी अदर क्वेश्चन है वो मैं खुद कराऊंगा आपको एक वीडियो में। जैसे पहले चैप्टर की एक वीडियो काफी लंबी लेके हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे दोबारा से, और जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको भी मैं करा दूंगा। आपका काम ओनली एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन लगाने, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज सेकंड, जो हमारी है किसकी, फलन, फंक्शन। तो ये जो फंक्शन जो बनेगा वो हमारा किससे बनेगा, एक बार पढ़ना आप। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो संबंध का ही एक पार्ट होता है, संबंध से ही निकल के क्या आता है, क्या आता है, फलन। क्या आता है, फलन। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।